Hello guys, hello my dear lovely engineers, a very warm welcome to our YouTube channel once again. I hope you guys are doing great. तो गाइज एज यू नो दैट अभी हम लोग HPCL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे थे एंड ये आपका पार्ट नंबर 2 हो जाएगा, लेक्चर नंबर 2। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर आ चुका है, अगर आप नहीं देखे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग HPCL का स्पेशल गाइडेंस सीरीज लाए हैं। जो बच्चा सच में HPCL को क्वालिफाई करना चाहते हो तो गाइडेंस सीरीज देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप ही लोग के लिए बनाया गया है, शॉर्ट वीडियो बनाया गया है जिसमें मैं आप लोग से जो भी आप लोग का डाउट आया था, आप ही लोग बच्चों का जो डाउट आया था उसी में से मैं टॉप सिलेक्टेड डाउट को लेकर आप लोग के लिए वीडियो बना दिया हूं। लाइक आपका HPCL का जो सिलेबस है वो क्या है, ब्रांच वाइज में बता दिया हूं। इंपॉर्टेंट बुक, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बुक कौन सा इंपॉर्टेंट बुक होने वाला है, प्रैक्टिस सेशन के लिए कौन सा मैं बुक यूज करूंगा, प्रैक्टिस बुक कौन सा लूंगा, स्टडी मटेरियल कहां से यूज करूं, डे बाय डे प्लान क्या रहने वाला है, 120 डे का प्लान क्या रहेगा, 90 डे का प्लान क्या रहेगा। बिकॉज आपका जो एग्जाम है वो अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं होगा, तो मैं प्लान भी बता दिया हूं कि 120 दिन या 90 दिन को कैसे आप सही तरह से यूटिलाइज करोगे, टाइम का कैसे मैनेजमेंट करोगे, राइट। इससे रिलेटेड और बहुत सारे ऐसा चीजें हैं जो मैं आप लोग को बता दी हूं, तो जाइए उस सीरीज को देखिए, काफी हेल्पफुल होगा। खैर चलिए आज के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा जिसमें हम लोग HPCL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे थे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। एंड दोज जो बच्चे न्यू है उनके लिए लेट मी स्टार्ट विथ माय इंट्रोडक्शन। माय नेम इज उत्तम कुमार, एक्सपर्ट फॉर SSC JEE, RRB JEE, स्टेट लेवल AJE, GATE and PSU एग्जाम्स, mentored more than 40,000 स्टूडेंट्स, 2 टाइम गेट क्वालिफाइड विद ऑल इंडिया रैंक 500। इसके अलावा वेरियस AJE एग्जाम को मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। इसके अलावा 5 ईयर प्लस ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ। एंड बस यही चीज़ें हैं, तो दीज आर माई क्रेडेंशियल। तो आई होप सो जो बच्चा न्यू है उनके लिए ये हेल्प करेगा कि मेरे बारे में अगर नहीं जानता है तो। सो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ पे जो HPCL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन करा रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज करा रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि पर सब्जेक्ट में कौन कौन सा आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और जब भी मैं लेता हूँ पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूँ कोई भी सब्जेक्ट को, तो मैं पहले बता देता हूँ कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा फोकस देके पढ़ना है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को अभी हम लोग कर रहे हैं एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में टॉपिक कौन सा रहने वाला है जिसमें हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे ट्रसेस एंड बीम्स, जो प्रीवियस ईयर आया है इस टॉपिक से, इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक से आया है, ठीक है। इस तरह करते हैं हम लोग पूरा मैकेनिक्स को कंप्लीट करेंगे सारे क्वेश्चन को लेते हुए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोग के लिए। अ परफेक्ट फ्रेम हैज एन जॉइंट, नंबर ऑफ जॉइंट एन से डिनोट किया गया है, एंड नंबर ऑफ मेंबर शुड नॉट लेस देन। देखो गाइज फ्रेम जो होता है ना वो दो तरीका का होता है, एक होता है परफेक्ट फ्रेम, एक होता है इम्परफेक्ट फ्रेम। दोनों का एक इक्वेशन होता है, वो अगर इक्वेशन आपको याद है तो यू कैन इजीली फाइंड परफेक्ट फ्रेम और नॉन परफेक्ट फ्रेम, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं इम्परफेक्ट फ्रेम। देखो पहले मैं आपको लोग बता देता हूं इक्वेशन क्या होता है परफेक्ट फ्रेम का, परफेक्ट फ्रेम, और मैं आपको पहले समझाऊंगा कि आखिर परफेक्ट फ्रेम का मतलब क्या है, ठीक है, मैं आपको वो भी फील कराऊंगा। तो जो n = 2j-3 को सेटिस्फाइड करता है ना वो कहलाता है मेरा परफेक्ट फ्रेम। जो इसको सेटिस्फाइड नहीं कहलाएगा वो कहलाएगा मेरा इम्परफेक्ट फ्रेम। अच्छा, परफेक्ट फ्रेम कहने का मतलब क्या है? परफेक्ट फ्रेम कहने का मतलब यह है कि जो फ्रेम को ना हिलने देगा किसी भी डायरेक्शन में, मतलब फिक्स करके रखेगा, रिजिड करके रखेगा, उसी को हम लोग परफेक्ट फ्रेम कहते हैं। अगर वो चीज हिल रहा है तो मान लो कि वो मेरा इम्परफेक्ट फ्रेम है, ठीक है। अगर मान लो इस तरह करके मैं जोड़ता हूं 4 गो को, ऐसे मैंने जोड़ा, ठीक है, ऐसे करके जोड़ दिया, ये सभी जॉइंट है, फर्स्ट जॉइंट, सेकंड जॉइंट, थर्ड जॉइंट, फोर्थ जॉइंट। अब देखो इसको मैं अगर ऐसे ऐसे करूंगा ना, मूव करूंगा तो हिल सकता है कि नहीं। जैसे अगर मैं इस तरह करके फोर्स, इधर से फोर्स लगाया और इधर से फोर्स लगाया, इन दोनों डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया, तो क्या होगा, कुछ ऐसे हो जाएगा मेरा, इस तरह का हो जाएगा। फ्रेम क्या होगा, थोड़ा टिल्ट कर जाएगा, घूम जाएगा। तो क्या इसको आप परफेक्ट फ्रेम बोलोगे? नहीं बोलोगे। यही बीच में अगर डायगोनल पे को हम लोग लगा दिए ना, फिर से कोई लिंक लगा दिए, अब देखो ये लिंक जब 5 हो गया ना लिंक, पहले लिंक कितना था, ये आपका फर्स्ट लिंक था, ये आपका सेकंड लिंक है, थर्ड लिंक है, फोर्थ लिंक है और 5 लिंक है। मैं लिंक को जो है वो ब्लैक से दिखा देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 एंड 5 लिंक। 5 लिंक हो गया तो क्या हो गया, परफेक्ट फ्रेम, अभी हिलेगा नहीं। आप देखना, कभी ट्राई करना, इस तरह 4 के बीच में डायगोनल जोड़ दो, फिर देखना वो हिलेगा नहीं, पूरा फिक्स हो जाता है, समझ लो। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, परफेक्ट फ्रेम बनाते हैं। तो परफेक्ट फ्रेम बनाने के लिए मैथमेटिकली का आपको प्रूव करना पड़ेगा कि है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग जॉइंट और मेंबर से, लिंक से फाइंड आउट करते हैं कि वो परफेक्ट फ्रेम है कि नहीं। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा n, तो n क्या डिनोट करेगा सर? तो सर जी n मैंने कहा यहाँ पे, ये n बताएगा आपको मेंबर के बारे में, क्या बताएगा, नंबर ऑफ
मेंबर्स, एंड जे क्या बताएगा, जे यहाँ पे बताएगा नंबर ऑफ जॉइंट्स, नंबर ऑफ जॉइंट्स, बस यही चीज़ है, नंबर ऑफ जॉइंट्स बताएगा, राइट, ये चीज़ आपका है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहा गया 2n-1, 2n-2 यहाँ, और यहाँ पे देखो जॉइंट को n लेके चला है, मैं यहाँ पे जॉइंट, यहाँ पे नंबर ऑफ जॉइंट j लेके चला, तो अब j इक्वल टू यहाँ पे n है, इस चीज़ का खाली ध्यान दीजिएगा, ओके। तो अगर यहाँ पे बोल रहा है कि सर जी परफेक्ट फ्रेम है जे n जॉइंट है द नंबर ऑफ, तो आप यहाँ पे देखो 2j, n के जगह में आप n के जगह में क्या j पुट कर दो, यहाँ पे चूंकि n दिया मतलब j के जगह में n पुट कर दो, और चूंकि मैं भी यहाँ पे n लेके चला हूँ, तो एक काम करते हैं, इसको मैं m ही कर देता हूँ, यहाँ क्या कर देता हूँ m कर देता हूँ, अब कन्फ्यूज़न नहीं है, और j के जगह में मैं n ही कर देता हूँ। चलो आप लोग के सहूलियत के लिए मैं ये चीज़ कर देता हूँ, हटाइए इसको ताकि इतना कन्फ्यूजन ना रहे। चलिए अब ठीक है, n हो गया नंबर ऑफ मेंबर, n हो गया नंबर ऑफ जॉइंट, तो देखो n, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 2j, ठीक है, यानी n-3, यही चीज़ है और क्या, कुछ नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है, तो पूरा का पूरा यही चीज़ दे दिया गया है ना, यही चीज़ यहाँ पे दे दिया गया, यहाँ पे कुछ भी कोई बड़ा चीज़ नहीं है। देखो ये HPCL आपके पूछा गया था 2019 में, पूछा गया 8/11/2019 में पूछा गया था। लेकिन डियर मैं यहाँ पे और चीज़ें बताऊँगा कि ये जो सेटिस्फाइड कर रहा है ये तो फ्रेम हो गया, लेकिन अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे डियर यही चीज़ को अगर मैं बोलूँगा ये इज इक्वल टू ना होगा सर, फिर क्या बोलेंगे आप, मतलब या तो इससे बड़ा होगा या छोटा होगा, या तो समझ लो ये बड़ा हो रहा है m का वैल्यू, या फिर m जो वो छोटा है 2n-3 से, 2n-3 से, तो ये क्या हो जाता, तब ये हो जाता मेरा इम्परफेक्ट फ्रेम। क्या हो जाता मेरा इम्परफेक्ट फ्रेम। अब देखो ये इम्परफेक्ट फ्रेम जो है ना, यहाँ पे आप क्या देखें कि एक तो पहला केस जब मेरा m का वैल्यू जो है वो मेरा बड़ा है 2n-3 से, और दूसरा आपने देखा कि सर m का वैल्यू जब छोटा है तब इक्वल हो रहा है, तब मेरा परफेक्ट फ्रेम हो रहा है। तो दैट इज वाई इम्परफेक्ट फ्रेम और दो तरह का होता है, एक डिफिशिएंट होता है, ठीक है, एक क्या होता है डिफिशिएंट, और एक होता है रोडाडेंट। तो यही चीज़ों के बारे में थोड़ा मैं डिस्कस कर देता हूँ ताकि आप लोग को हेल्प हो जाएगा। एक मैं पेज ले लेता हूँ और उसमें थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा आप लोग के लिए डिस्कस करता हूँ ताकि फील आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं ना, तो हम लोग हड़बड़ा के कोई चीज़ नहीं पढ़ेंगे, ऐसा प्यार से पढ़ेंगे ताकि हम लोग को सब चीज़ समझ में भी आए और आगे भी फायदा करे। एक क्वेश्चन को लेकर नहीं चल रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन से रिलेटेड सारे बता दे रहा हूँ कि अगर आपको परफेक्ट और इम्परफेक्ट फ्रेम से और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, ये तो पूछ दिया, ठीक है, और इतना आप समझ ही गए। चलिए हम लोग बात करते हैं कि इम्परफेक्ट फ्रेम, इम्परफेक्ट फ्रेम के बारे में। मैंने कहा इम्परफेक्ट फ्रेम दो तरह का हो सकता है, कौन कौन सा सर, तो पहला अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डिफिशिएंट फ्रेम के बारे में। क्या बात करेंगे, डिफिशिएंट फ्रेम, डिफिशिएंट फ्रेम। देखो डिफिशिएंट फ्रेम क्या होता है ना, जब मेरा ऑब्वियसली बात है, मैंने कहा क्या कि m इज नॉट इक्वल टू रहेगा 2j-3, m इक्वल टू 2j, इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ा है या छोटा है। अगर मैं पीछे आपको दिखाऊं, ये बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है, इम्परफेक्ट फ्रेम मतलब m इज नॉट इक्वल टू 2j 2n-3, मतलब नहीं इक्वल है, या तो बड़ा है या छोटा है, इक्वल इसीलिए नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेरा सर इम्परफेक्ट फ्रेम का हुआ। लेकिन अगर डेफिशिएंट फ्रेम बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ मेंबर्स लेस देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर यहां पे कम है, जितना रिक्वायर्ड है उससे मेंबर कम है। समझिए मेरी बात, दोनों तरफ मेंबर लिखे हैं। यहां मैं क्या कर रहा हूं कि जो नंबर ऑफ मेंबर है जो रिक्वायर्ड है उससे कम अगर मेंबर रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डिफिशिएंट। समझ लो, डिफिशिएंट है, कमी है, डिफिशिएंट मतलब कमी होता है, फ्रेम का कमी है। एंड एक दूसरा क्या होता है, सेकंड में अगर बात करूंगा तो सेकंड को हम लोग बोलते हैं रोडाडेंट, REDUNDANT, रोडाडेंट फ्रेम। अब ये क्या होता है, इस केस में भी इक्वेशन तो हम लोग सेम लिखेंगे कि m इज नॉट इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे बार बार मैं j बोल दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं n यहाँ लेके चलूंगा ताकि आप लोग को समझ आए। n तो यहाँ n-3, जहाँ पे m मेंबर, n आपका जॉइंट है, ये तो पता ही है ना। इस केस में क्या होता है, यहाँ होता है कि नंबर ऑफ मेंबर मैं आपको फिगर से भी समझाऊंगा, डोंट वरी, वेट कीजिए, हर चीज बताया जाएगा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आप लोग को छोड़ने वाला नहीं हूँ, है ना। नंबर ऑफ मेंबर आर मोर देन रिक्वायर्ड, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मेंबर हो गया। अब आप इस चीज़ को कैसे समझोगे, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। मेंबर्स यहाँ पे क्या हो गया डियर,
यहाँ पे जो नंबर ऑफ मेंबर होगा ना वो ज़्यादा हो गया, जितना चाहिए उससे हम लोग ज़्यादा दे दिए मेंबर। अब इस चीज़ को थोड़ा फील करके डायग्राम के थोड़ा समझते हैं कि सर इस चीज़ को कैसे समझे। चलो हम लोग एक काम करते हैं, मैंने एक ना सिंपल इस तरह कर दिया, ये देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये आपका 4 जॉइंट है ना, यहाँ पे आपका 4 जॉइंट है, 4 जॉइंट है, ठीक है सर 4 जॉइंट है। अब मैं यहाँ पे बोलूँगा कि भाई जॉइंट बताओ, तो आपने अगर यहाँ पे कहा इस तरह करके, तो सर जी अगर मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, रेड से मैं आप लोग को मेंबर दिखाता हूँ। तो ये हो गया फर्स्ट मेंबर, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? ठीक है सर, ये पहला लिंक हो गया, ये दूसरा लिंक हो गया, ये तीसरा लिंक हो गया और ये चौथा लिंक। लिंक आप मेंबर लेके चलो, ज़्यादा समझ आए। 4 यहाँ पे मेंबर है। लिंक अगर मैं बात करूँ जॉइंट का, जी कितना जॉइंट है, तो मैं जॉइंट को दिखाता हूँ ब्लैक से। जैसे ये हो गया 1 और 2 जॉइंट है ना, ये जॉइंट है, दिस इज कॉल्ड योर जॉइंट, जॉइंट। और रेड कलर से मैं क्या दिखा रहा हूँ, दीज आर मेंबर्स। एक सेकंड, ये जो मेंबर, ये लंबा जो ब्लैक कलर का, दिस इज योर मेंबर। अच्छा ठीक है सर, ओके। तो नाउ हम क्या कर रहे थे, हाँ तो यहाँ पे देखो एक जॉइंट हो गया 1 और 2, यहाँ पे 2 और 3 जॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे 3 और 4 जॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे 4 और 1 जॉइंट आ जाएगा। एक चीज़ बताइए डियर, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इस इक्वेशन को वैल्यू पुट करो, m इज इक्वल टू, नहीं मैं लिखता हूँ 2n-3, तो यहाँ पे डियर बताइए m मेंबर कितना है, तो आप बोलोगे सर 4 है मेंबर, देखो रेड कलर से 4 है, हाँ सर, तो मैंने यहाँ 4 वैल्यू पुट कर दिया। अच्छा n कितना, जॉइंट कितना, तो आप बोलोगे सर 4 जॉइंट है, ठीक है 4 है, मतलब 2 × 4 - 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 और 4 दूनी के 8 होता, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो लेस देन आ गया सर, इट मीन्स यहाँ पे क्या देखेंगे, ये हो गया मेरा m हो गया, वो लेस देन हो गया, मतलब क्या m मेरा मेंबर है, मेंबर यहाँ पे लेस देन हो गया ना। देखो मैंने कहा था नंबर ऑफ मेंबर लेस देन दिन रिक्वायर्ड मुझे चाहिए कितना था, इतना मुझे चाहिए था, ये रिक्वायर्ड था, ठीक है, ये मेरा रिक्वायर्ड था, लेकिन हम लोग कितना मेंबर दिए, ओनली 4 ही दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं, यानी कि ये लेस मेंबर है। यानी कि अगर लेस मेंबर है तो क्या ये मेरा परफेक्ट फ्रेम है, नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये मेरा डिफिशिएंट फ्रेम है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिफिशिएंट फ्रेम, इसमें फ्रेम का एक कमी है, तभी ना मैंने कहा ये हिल जाएगा, टिल्ट करेंगे तो हिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ, ये सभी चीज़ तो चाहे तो अपने नोट्स में लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मेंबर को मैं ऐड कर देता हूँ, इसको ना डायगोनल से डायगोनल मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे मेंबर। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ जो 4 था मेंबर, यहाँ पे एक 5 हो गया, 5वां सदस्य आ गया। फिर से इसी पे हमको प्रूव करने का ट्राई करते हैं, क्या m इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे ना बड़ा ना छोटा, इस तरह करके लिख देते हैं, ठीक है। इस बार देखो मेंबर कितना, तो बोलेंगे सर 5 आ गया, इस बार 5 हो गया, ये भी आ गया 5 आ गया, ठीक है सर 5 आ गया। और यहाँ पे n तो नंबर ऑफ जॉइंट तो अभी भी 4 है ना, ये देखो फर्स्ट सेकंड कोना कोना चारों कॉर्नर में 4 है, ठीक है। तो 2:4 - 3, 4 2 8 - 3 5 आ गया, यानी 5 और 5 यहाँ तो इक्वल हो गया, यानी कि इक्वेशन मेरा इक्वल हो गया। इट मीन्स ये मेरा हो गया परफेक्ट फ्रेम, ये मेरा क्या था, ये रिक्वायर्ड था और मुझे इतना रिक्वायर्ड मिल भी गया, यहाँ पे मुझे मिल भी गया, नहीं दिस इज अ परफेक्ट फ्रेम। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये डिफिशिएंट का नहीं होगा, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट फ्रेम। तो ये मेरा कैसा है, दिस इज योर परफेक्ट फ्रेम, परफेक्ट फ्रेम आ गया। बात समझ आया कि नहीं, डिफिशिएंट हो गया, परफेक्ट हो। अब बात करते हैं रिडंडेंट, जिसमें मेंबर ज्यादा हो जाता है। एक काम करते हैं, इसमें हम लोग एक काम करते हैं और एक मेंबर ऐड कर देते हैं। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, फिर से सभी को हटाता हूँ एंड एक मेंबर को मैं एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ। मैंने क्या किया, और एक एक्स्ट्रा लगा दिया फालतू का, जिसका जरूरत नहीं था, है ना। अभी है कि नहीं वो तो नहीं आपको पता चलेगा कि फालतू का लगाएं कि नहीं, पहले मुझे और दूसरा एक डायगोनल में लगाने दीजिए। तो मैंने यहाँ पे फिर से ऐड कर दिया। अब क्या हो गया, यहाँ पे मेंबर 4 था, ये को पहले से 5 एक जोड़ दिए थे, अभी एक लेके 6 हो गया, 6 हो गया टोटल। जो लाइन्स है, लिंक्स है, 6 हो गया, उसी को मेंबर बोल रहे हैं। जॉइंट अभी भी 4 ही है, लेकिन यहाँ पे मेंबर 6 हो गया। नाउ अब हम लोग फिर से उसी को पुट करते हैं, m था और यहाँ पे 2n - 3। इस बार मेंबर कितना हो गया सर, 6 हो गया, ठीक है 6। और जॉइंट कितना सर, 4 है, 2:4 - 3, 2 4 जा 8 - 3 5, यानी 5 यहाँ पे, लेकिन यहाँ 6 हो गया। इस केस में क्या हो रहा है डियर, तो सर यहाँ पे ज़्यादा हो गया ना, m ज़्यादा हो गया, और m ज़्यादा मतलब यहाँ पे मेंबर रिक्वायर्ड कितना था, रिक्वायर्ड मेरा 5 था, लेकिन ये ज़्यादा दे दिया, तो यहाँ पे मेरा तो ज़्यादा हो गया, यहाँ पे ये मेरा रिक्वायर्ड था, तभी ना बोल रहा कि ज़्यादा हो गया, फिर ज़्यादा एक मिल गया, यानी कि ये रिडंडेंट ज़्यादा फ्रेम हो गया, जिसका जरूरत नहीं है बैलेंस करने के लिए। मतलब आप समझ रहे हो ना, बैलेंस होता ना, किसी के पास अगर जितना पैसा का जरूरत है उससे ज़्यादा यूज करने, ज़्यादा आने लगे तो क्या करता है, उसका गलत यूज़ करने लगता है, फिर उसका बर्बादी करने लगता है। सिमिलरली आप यहाँ पे समझो, इसको फिक्स रखने के लिए, परफेक्ट रखने के लिए, ताकि इसका कोई भी डायमेंशन से मूवमेंट ना हो, उसके लिए इसके लिए
5 ही जो है आपका मेंबर इंपॉर्टेंट था, लेकिन यहाँ पे 6 अगर दे देंगे तो ज़्यादा एक दे दिए, एक मुझे ज़्यादा प्रोवाइड कर दिए। तो ये मेरा किसका एग्जाम्पल हो गया? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रोडाडेंट। ये मेरा रोडाडेंट फ्रेम हो गया, रोडाडेंट फ्रेम हो गया। समझ आया कि नहीं? होप सो कि आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया क्या होता है मेरा फ्रेम से रिलेटेड क्वेश्चन। ये सब कुछ पूछ सकता आपसे। चलो, तो इतना अगर आप समझ गए होंगे तो आप, अच्छा और एक एग्जांपल देख लो। कोई ट्रायंगल का बोलता है ना, तो ट्रायंगल इज द परफेक्ट एग्जांपल, मतलब परफेक्ट फ्रेम का एग्जांपल है। इट्स ए एग्जांपल ऑफ परफेक्ट फ्रेम। परफेक्ट फ्रेम मैं थोड़ा बना ही देता हूँ, ये भी पूछा जाता। मुझे अचानक याद आया कि ये भी पूछा जाता आपसे, है ना। चलिए इस पेज को मैं हटा ही देता हूँ पूरा डिलीट करके। अगर ये मत समझना कि 4 फ्रेम 5 रहेगा तब भी। देखो मान लो हम ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, एक मेरा ट्रायंगल है इस तरह करके, है ना। और तो यहाँ पे अगर बात करेंगे कितना है सर मेंबर्स, तो 1 2 3 है, 1 2 3 है, 3 है। और जॉइंट कितना हो जाएगा? तो जॉइंट देख लो, मान लो ये जॉइंट है 1 और 2 है, 2 मिलके जॉइंट बन रहा है 1 और 2। यहाँ क्या है 1 और 3 मिलके बन रहा है, और ये मेरा 2 और 3 मिलके बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ क्या था, m इज इक्वल टू नहीं लेते हैं, और यहाँ 2n-3 यही था ना। मेंबर कितना है यहाँ पे देखो 1 2 और 3 मेंबर है, तो 3। जॉइंट कितना है 1 2 3 जॉइंट है, तो हो जाएगा मेरा 2:3 - 3। तो 2 तिया 6, 6 में 3 जाएगा तो 3 और इक्वल टू 3। तो क्या हो गया मेरा परफेक्ट फ्रेम हो गया, इज इक्वल टू ये मेरा उसको सेटिस्फाइड करा उस इक्वेशन को। तो यानी कि ये मेरा जो है ट्रायंगल मेरा क्या होता है, परफेक्ट फ्रेम होता है। मतलब अगर आप देख लो ना कोई भी लोहा का चीज को या फिर लकड़ी से भी 3 चीजों को जोड़ दो, आपको क्या लग रहा है वो मूवमेंट करेगा? नहीं करेगा, वो फिक्स हो जाता है, वो फिक्स हो जाएगा, वो हिलेगा डुलेगा नहीं। सिंपल लॉजिक ऐसे समझो। तो ये चीज हो गया आपका। चलिए गाइस, तो ये मेरा था यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा, अ फ्रेम इज मेड विथ 4 जॉइंट एंड 5 मेंबर। तो बताइए गाइज ये क्या होगा? अब ये सभी का एग्जांपल, मतलब अगर आप सामने बैठे रहते तो आप लोग से सॉल्व करवाते, बिकॉज ये तो आप लोग को पता ही है। क्या कहा गया है? 4 जॉइंट है एंड 5 मेंबर है। तो पता मुझे m इक्वल नहीं लिखो, m इक्वल टू कभी भी इक्वल मत लिखना, कंफ्यूजन हो जाएगा। m इक्वल टू डायरेक्ट इस तरह करो m और 2n-3। भाई मेंबर कितना दिया गया यहाँ पे 5 मेंबर, तो y वैल्यू पुट करो। जॉइंट कितना 4 है, तो 2:4 - 3 है ना। 2 × 4 - 3, 2 × 4 8 - 3 5। तो और यहाँ पे क्या आ जाएगा इज इक्वल टू, मुझे तो नजर ही आ रहा है डायरेक्ट, आप देख लो 5 तो यह 5 हो गया, यानी कि इसको वैलिड है, इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इट्स अ परफेक्ट फ्रेम, है ना। देखो HPCL 2021 में पूछा गया है, मतलब जस्ट पूछा गया। तो इस तरह का इक्वेशन आपको क्वेश्चन पूछा जाता है शिफ्ट वगैरह में, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो आपको बिल्कुल भी वरी नहीं होना है, आराम से प्रिपेयर करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत ही वन लाइनर टाइप से। इसलिए मैंने कहा गाइडेंस री देखो, मैं जो इतना मेहनत किया हूँ ना, आप लोग को प्रीवियस ईयर पढ़ा रहा हूँ, तो ये सभी से मुझे जो कलेक्ट डाटा मिला है ना, तभी जाके वो गाइडेंस सीरीज चलाए हैं। लाइक हर एक टॉपिक में ये भी बताऊं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन सा है। मैंने एक 3 स्टार 2 स्टार और 1 स्टार सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया, सारे मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट्स को, जिसमें से 4 को मैं ऐसा रखा हूं जिसमें मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, 17 18 12 15 नंबर तक। और वैसे कुछ सब्जेक्ट हैं जहां से 4-5 नंबर पूछा जाता है, और कुछ ऐसे हैं जिससे 1 नंबर 2 नंबर कभी नहीं भी पूछा जाता है। तो आपको ये भी पता चले कि किस सब्जेक्ट मुझे ज़्यादा फोकस लेके पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ आप लोग को हेल्प करेगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका 2021 का क्वेश्चन है, HPCL फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था 12/8 को। क्वेश्चन ये बोल रहा कि एक बॉडी, अब देखो हम लोग न्यू टॉपिक को पहुंच गए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का और एक टॉपिक दैट इज क्योर काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। ये तो आपको पता ही है कि काइनेटिक्स क्या होता है और काइनेमेटिक्स क्या होता है। देखो काइनेटिक हम लोग बोलते हैं ना काइनेटिक एनर्जी, यानी कि क्या होता है उसमें हम लोग फोर्स लगाते हैं और फोर्स का कॉज भी, मतलब किस रीजन से वो मोशन किया, मोशन और मोशन का कॉज, ये क्या हो जाता है मोशन एंड इट्स कॉज, ठीक है। मतलब गति तो किया, गति का रीजन क्या था, कोई चीज टूटा, वो क्यों टूटा। जैसे होता ना कि आप मान लो सक्सेस नहीं किए, तो सक्सेस नहीं किए आप, अभी के टाइम पे क्या होता है सोसाइटी सिर्फ आपको रिजल्ट चाहती है। आपने सक्सेस किया, आप जॉब लिए तो सक्सेस है, अगर आपका जॉब नहीं है तो आप अनसक्सेसफुल माना जाते हैं। लेकिन कभी भी उसका कॉज पीछे का जानना चाहता, नहीं जानना चाहता है। तो अगर कोई कॉज भी जानना चाहेगा ना तो उसको काइनेटिक्स बोलेंगे। सेम इसी तरह होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, कोई अगर मोशन और मोशन के साथ साथ उसका कॉज, तो कोई बॉडी मूव किया, काहे किया, क्योंकि फोर्स लगाएं। लेकिन सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि ये मोशन कर रहा कि नहीं कर रहा, तो वो हो जाता है मेरा काइनेमेटिक्स। इसमें सिर्फ मोशन देखा जाता है एंड इसको इट्स कॉज को कंसिडर नहीं किया जाता है ना, इट्स कॉज नॉट कंसिडर। तो अगर मैं कंसिडर कॉज को कंसिडर नहीं करता काइनेमेटिक्स,
है ना। तो याद रखना काइनेमेटिक्स वो चीज़ होता है जो उसके पीछे का रीजन नहीं, ये सोसाइटी याद रखना। काइनेमेटिक्स बड़ा है ना थोड़ा, काइनेटिक छोटा, बड़ा, तो बड़ा सोसाइटी होता है ना। तो सोसाइटी को सिर्फ आपसे मतलब नहीं है कि लड़का क्यों नहीं निकाला, कुछ भी आपका पर्सनली रीजन हो सकता है। हो सकता है बहुत मेहनत किए, 1 नंबर से नहीं हुआ, हो सकता है एग्जाम रद्द हो गया, हो सकता है पेपर लेट हो रहा है। सोसाइटी को कोई मतलब नहीं रहता, उसको बस आपको ताना मारने से, आपको नीचे गिराने से मतलब रहता है, ठीक है। और अगर दोस्त भी रहे तो चूंकि अच्छा पढ़ नहीं रहा, वो मेहनत नहीं कर रहा है, आप मेहनत करें तो आपसे जलेगा, तो आपको ट्राई करेगा कि कैसे आपका लेग पुल करे, तो हमेशा ये चीज़ समझेगा। तो समझो वो काइनेमेटिक्स है उन लोग को बस जो है मोशन से मतलब है कि हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो फिर पीछे दब जाएगा, है ना, जरूरत जहाँ पड़ेगा झूठे का तारीफ करेगा, नहीं तो आपसे दूर कट जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं किए सक्सेस तो बस आपके पीछे लग के बोलेगा क्यों नहीं हुआ, कहाँ नहीं हुआ। फिर आप कोई भी रीजन बताइएगा तो वो फिर बोलेगा अच्छा ये तो हजारों बहाना है, ये तो नहीं किया ये चीज़ें। कंपटीशन लाखों का, इतना बच्चा बेरोजगार, ये सब चीज़ नहीं समझेगा। गवर्नमेंट कम से लेट करके निकाल रही है, आपको सिर्फ ब्लेम करेगा। तो काइनेमेटिक्स समझ लेना इस तरीके से, उसमें सिर्फ मोशन रहता है, कोज नहीं, ठीक है। चलिए तो अभी देखो ये मैंने क्यों बताया, आप लोग को लगेगा सर ये तो क्वेश्चन नहीं था। बाबू यही से क्वेश्चन एक पूछा भी जाएगा, यहाँ देखना आएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्यों डिस्कस करते हैं, आपका 2021 फिर से आ गया, 12/8 शिफ्ट 1 में पूछा गया था कि एक बॉडी है विच कैन रिटेन इट्स से ओरिजिनल शेप एंड साइज। रिटेन इट्स शेप एंड साइज मतलब क्या होता है, मेरा बात समझो। इस तरह का कोई बार है, मान लो आपने इसमें फोर्स लगाया दोनों तरफ से, मान लो कंप्रेसिव फोर्स आपने लगाया, दबाया उसको, रबड़ को दबाया, रबड़ को आपने दबाया, ठीक है। दबाने क्या, सिकुड़ गया ना, थोड़ा सा छोटा हो गया। लेकिन जैसे आप उसको छोड़े ना, है ना, एक सेकंड पढ़ लेते पूरा क्वेश्चन। अ बॉडी विच कैन रिटेन इट्स शेप एंड साइज इवन इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, यानी वही चीज है, आपने दबाया, ये छोटा हो गया, लेंथ मान लो ये लेंथ कितना था, 15 मीटर का था, छोटा होकर 12 मीटर का हो गया। और जैसे आप इसको छोड़े ना, ये फिर से बड़ा हो गया, फिर से 15 मीटर का हो गया। तो वही कह रहा है कि एक बॉडी है जो रिटेन वापस लौट के आ जाता है अपना शेप एंड साइज में, इवन इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक्सटर्नल लोड को लगा रहे तो इसको क्या बोलेंगे, रिजिड बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे, इलास्टिक बोलेंगे या फ्लेक्सिबल बोलेंगे, बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो गाइस देखो एक सेकंड, नहीं, रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज नहीं कहा गया, मैं थोड़ा सा इसको गलत तरीका से ले लिया। ये बोरा रिटेन कर रहा है, उसको झेल रहा है ये बेसिकली, है ना। देखो ये कब पूरा स्टेटमेंट होता मैं आपको बता रहा हूँ। ये अगर बोलता कि ये बॉडी विच कैन रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, है ना, व्हेन एक्सटर्नल लोड इज रिमूव फ्रॉम इट, जब लोड को हटाया जा रहा है। ये बोल रहा कि रिटेन करके रख रहा है ना, अपना शेप एंड साइज को, अगर हम लोग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो ये मेरा रिजिड बॉडी हो जाएगा। सॉरी ये मैंने स्टेटमेंट पूरी तरह से पढ़ा नहीं, तो ये चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, समझ आया कि नहीं। ये रिटेन कर रहा है, अपना शेप एंड साइज को बनाए रख रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कितना भी लग रहा है, तो रिजिड बॉडी होता है। रिजिड बॉडी में फोर्स का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं। ये समझ लो कुछ ब्रिक जैसा है, ईटा होता, ब्रिक या पत्थर ले लो, आप कितना फोर्स लगाओ, भले डायरेक्ट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, वो डायरेक्ट जो है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चल जाएगा, इलास्टिक में वो आएगा नहीं, डायरेक्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चल जाएगा, है ना। यील्ड पॉइंट जब पार करेगा, ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व में हम लोग पढ़ते हैं ना, जब पार हो जाता है इलास्टिक पॉइंट, यील्ड पॉइंट, प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद आ जाता है अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, और उसका तो फेलियर हो जाता है, तो ये डायरेक्ट फ्रैक्चर कर जाएगा, ये इलास्टिक रीजन में नहीं जाएगा। मतलब ये जैसे रबड़ जैसा चीज़ है, फोर्स लगाओ तो खींचेगा, छोड़ो फिर रिटर्न आ जाएगा, ये वैसा नहीं होगा, ये पूरी तरह से टूट जाएगा भले, लेकिन चेंज नहीं करेगा अपने शेप एंड साइज को, तो वो रिजिड बॉडी होता है, ठीक है। रिटेन इट्स शेप एंड साइज, रिटेन करके रख रहा है, ठीक है, ओके। मैंने मुझे लगा ये रीगेन है क्या, चलिए कोई नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अ व्हील एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकंड टू 16 रेडियन पर सेकंड इन 20 सेकंड, ठीक है भाई। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन का यहाँ पे बात किया जा रहा है। काफ़ी अच्छा और सुंदर सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि भाई वेलोसिटी पहले कितना था, है ना, एक व्हील है जिसका वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी था 10 रेडियन पर सेकंड में, एंड एक्सेलरेशन के बाद ये पहुंच गया कितना, v2 कितना पहुंच गया 60 रेडियन पर सेकेंड। तो आपसे बोल रहा कि बताइए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, ओमेगा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा गाइस। एक चीज़ मुझे बताइए, नॉर्मली एक्सेलरेशन क्या होता है सर, तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इनटू वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं सर। अच्छा सर, तो अगर यहाँ पे एंगल और एक्सेलरेशन का बात किया गया है, तो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ कि भाई ω2 माइनस ω1 ले सकता हूँ, समझ रहे हो, या कि एक्सेलरेशन का चेंज कर रहा है ना, ठीक है सर बोल सकते हो, या फिर मैं नॉर्मली अगर कहूँ तो मैं यहाँ पे करूँगा v2 माइनस v1 और डिवाइड बाई टी,
तो v2 कितना था 60 था, इनिशियल कितना था 10 था, टाइम कितना हो रहा है यहाँ पे 20 सेकंड में टाइम ले रहा है, 20 सेकंड में ये चेंज हुआ है, तो 20 में यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा। तो 60 में अगर 10 गया तो 50 बचा, डिवाइड में कितना आ जाएगा 20, ये दोनों कटा, यानी 5 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2.5। तो 2.5 जो है वो क्या आ गया मेरा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में आ गया, दैट इज कॉल्ड योर एंगुलर एक्सेलरेशन। बस यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आप निकालोगे वो कैसे निकालोगे, एंगुलर ही निकालोगे। मैंने यहाँ पे वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी का बात करा है, भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी बात तो एक ही है, चेंज कर रहा है मेरा वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेडियन पर सेकंड में दिया गया था तो उसमें मैंने निकाल लिया। अच्छा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर क्यों हुआ यूनिट एक्सेलरेशन का, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, याद रखना एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये वेलोसिटी है ना, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट मीटर अपन टाइम, मीटर पर सेकंड, और नीचे तो पहले से ही सेकंड है, तो ऊपर में मीटर पर सेकंड और नीचे में और एक सेकंड, तो क्या हो गया ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो मीटर पर सेकंड है, चूंकि यहाँ पे रेडियन में दिया गया था तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में आंसर आया। ठीक है, लेंथ ये रेडियन में दिया गया था, क्यों, बिकॉज ये एंगुलर घूम रहा है ना, मेरा बात समझो। ये मीटर पर सेकंड कब लेते हैं, जब व्हील या गाड़ी कार जो सीधा जाता है, जब ये सीधा मूव करेगा ना तब हम लोग लेंगे मीटर, क्योंकि लंबाई ले रहा है ना, लंबा। लेकिन ये जो है ना ये एंगुलर ही घूम रहा है। जैसे कोई मान लो ये आपका सन है और ये अर्थ है, अर्थ इस तरह करके रोटेट कर रहा है तो एंगुलर ही घूम रहा है, तो रेडियन हम लोग लगाते हैं इस तरह करके, थीटा से निकालते हैं। ये एंगल वाइज घूम रहा है ना, तो वहां पे मीटर नहीं लेते, रेडियन लेते हैं। बस यही चेंज है, यूनिट में ही चेंज है, बाकी सब चीज आप देखोगे लीनियरी जैसा फॉलो कर रहा है। गॉट इट माई पॉइंट। जिस तरह आपका जी और ए में डिफरेंस होता है ना, जी क्या होता है एक्सेलरेशन होता है, लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ये जो जी है ये ऊपर नीचे के लिए लगता है, और ये जो एक्सेलरेशन है ये कैसे लगता है, सीधा के लिए लगता है, लीनियर के लिए लगता है, बस दोनों में अंतर होता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.5 मैंने निकाला है, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर डी विल बी द करेक्ट आंसर। राइट, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा रहा है यहाँ पे, कह रहा है स्टोन, एक पत्थर है मेरा, ठीक है सर, एक मेरा स्टोन है, उसको ड्रॉप हम लोग कर रहे हैं टॉप ऑफ द बिल्डिंग। मान लेते हैं कोई इस तरह करके एक बिल्डिंग है, एंड टॉप ऑफ द बिल्डिंग से मैं एक बॉल को यहाँ पे जो है इस तरह करके यहाँ से कोई यहाँ पे खड़ा है, एंड यहाँ से इसको ड्रॉप कर रहा है। क्या कर रहा है, इसको ड्रॉप कर रहा है, छोड़ रहा है। ठीक है, और ये हाइट यहाँ पे दिया गया था, हाइट कितना है बिल्डिंग का, 8 मीटर हाइट है। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन व्हेन इट हिट द ग्राउंड। मेरा बात समझिए, जब पत्थर ऊपर था, टॉप में था, बिल्डिंग के टॉप में था, तो एक चीज बताइए, दो चीज होता है एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है सर, गतिज ऊर्जा, सॉरी स्थितिज ऊर्जा, और काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। हाफ mv² मतलब क्या होता है, ये चीज हाफ mv², हाफ mv मतलब गतिज ऊर्जा, गति के चलते, मोशन के चलते उसके अंदर एनर्जी है। जैसे कोई चलती गाड़ी के पीछे आप आ जाओ तो आप फेंका जाओगे, एक्सीडेंट हैवी हो जाएगा, हड्डी वगैरह टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी है वो काइनेटिक के चलते हैं, गति के चलते हैं, मोशन के चलते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल जैसे बांध का जो पानी है, आप अगर टूट के बांध अगर टूट जाए, डैम का मैं बात कर रहा हूँ है ना, जो बड़ा सा आपका डैम होता है, डैम का अगर टूट जाए जो वॉल होता है, तो आप समझो पूरा का पूरा आमने सामने का जो सिटी है उसको पूरा बहा के ले जाएगा। तो उसके अंदर जो एनर्जी, वो कैसा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, रोजी एच अगर मैं बात करूंगा। ठीक है, ये चीज आपका होता है, तो हाइट के चलते होता है और ये मोशन के चलते होता है, क्योंकि उसके अंदर का जो है, उसके अंदर का जो एनर्जी है वो स्थिति के चलते, स्टैटिक मोशन के चलते। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जब बॉडी सबसे ऊपर में है, उस केस में बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा। तो आप बोलोगे सर जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो मेरा बिल्कुल मिनिमम रहेगा, क्योंकि बॉडी रुका हुआ है ना, तो गति तो हो नहीं रहा है। तो mv², हाफ mv², m माने मोशन और v वेलोसिटी, तो कोई तो मोशन है नहीं, अभी तो ऊपर में है, तो मिनिमम होगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है ये मैक्सिमम होगा, बिल्कुल होगा सर। लेकिन जब वो नीचे एकदम ग्राउंड को गिरने का होगा ना, मतलब अब देखो ये ग्राउंड को सटने वाला ही है, इस केस में इस टाइम पे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसका, काइनेटिक एनर्जी का, तो डियर इस समय काइनेटिक एनर्जी इसमें मैक्सिमम होता है, क्योंकि हिट करने वाला ना काफी हाई स्पीड में आता है। अब देखो आपने बॉल एक लिया और अपना सिर के ऊपर से छोड़ो, आपको चोट लगेगा, नहीं चोट लगेगा। लेकिन यही सिंपल सा एक बॉल को आप एक बिल्डिंग से गिराएंगे, फिर हेड में आपका लगेगा, तो आपको चोट लग सकता है। क्यों, क्योंकि ये रीजन होता है, जब वो नीचे आते रहता है ना, तो मास के चलते और वेलोसिटी के चलते, m फॉर यहाँ पे मास है, m फॉर मास है हाफ mv² में, और v फॉर वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये मास और वेलोसिटी के चलते उसमें काफी मोशन होता है, गति आ जाता है, और जिसके चलते उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। लेकिन इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो
सम ऑफ एनर्जी जो होता है, एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय ओनली कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ना तो हम लोग एनर्जी को बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, बस उसको चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको थप्पड़ मारा तो मेरा एनर्जी आप में चल गई, इसीलिए लाल हुआ आपका गाल। या फिर कोई इंसान पूरा खा पी के मेहनत कर रहा है, तो जैसे कोई भी मजदूर है मेहनत करता है दिन भर का, तो करता है कि अपना एनर्जी को लॉस करता है, अपना एनर्जी को किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एनर्जी को हम लोग खत्म नहीं कर सकते, ना बना सकते ना उसको खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी जो है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मेरा काइनेटिक में कन्वर्ट होते हुए आ रहा है। जब यहाँ है तो हैवी हो गया। तो इसी केस में बोल रहा कि बताइए फाइनल वेलोसिटी क्या होगा जब मेरा ग्राउंड से टच करेगा। इतना सारा चीज समझ आ गया, फंडामेंटल चीजें था। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, हाइट यहाँ पे दिया गया था ना 8 मीटर, तो बस आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना ना, फाइनल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी आपको पता क्या था, √2gh, बस ये चीज फाइंड आउट करना था। 2 × 8.91 जो जी का वैल्यू होता है। अच्छा जी यहाँ पे दिया गया है, जी के फॉर्म में है, तो जी का जी ही लिख दो, ठीक है। जी मैंने लिख दिया और है आपका हाइट h दिया गया, तो 8 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8 दूनी के 16, 16 और जी ये √, तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 √g, बस हो गया आंसर। और चूंकि वेलोसिटी है तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आपका आंसर आएगा, तो आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर 20 का। देखो आंसर 2 सेकंड का था बनाने का, लेकिन मैं आप लोग को ये सारी चीज जो बताया ना ये काफी इंपॉर्टेंट। आपको पूछ दे कि ड्रॉप किया जा रहा है उस समय पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जब ग्राउंड से हिट करेगा तो मैक्सिमम क्या होगा, ये सभी चीज भी पता होना आपको चाहिए। चलिए तो आगे अब बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच डील्स विद फोर्स एंड देयर इफेक्ट एक्टिंग अपॉन मशीन पार्ट इन मोशन। बताइए किसमें, पार्ट इन मोशन। देखना यहाँ पे क्या कहा है, बोला कि कौन सा ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग डील करते हैं उसके फोर्स के बारे में, कोई बॉडी में जो फोर्स लगा उसके बारे में डील करते हैं, और उसके इफेक्ट के बारे में, मतलब फोर्स लगाएं तो लंबा हुआ या छोटा हुआ या टूट गया डिफॉर्म किया, उसके इफेक्ट के बारे में, अपॉन इट्स मोशन इन पार्ट्स। लेकिन ये जो बॉडी है ना ये मूव कर रहा है, ये बता रहा है कि बॉडी जो है वो मोशन में है, ठीक है, यानी चलते हुए कार के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो बताइए काइनेटिक्स में आएगा, एनर्जेटिक्स में आएगा, है ना, डायनेमिक्स में आएगा या स्टैटिक्स में आएगा। स्टैटिक क्या होता है, जब रुका हुआ चीज उसके बारे में स्टडी करते हैं। काइनेमेटिक्स क्या होता है, जस्ट मैंने कहा था कि सर ये मेरा समाज होता है, बड़ा सा समाज, जैसे काइनेमेटिक्स, मतलब यहाँ पे हम लोग मोशन के बारे में तो स्टडी करते हैं लेकिन इसके कोज के बारे में स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है, कोज के बारे में स्टडी हम लोग नहीं करते हैं। और एक होता है काइनेटिक्स, क्या होता है काइनेटिक्स, जिसमें हम लोग मोशन के बारे में भी स्टडी करते हैं और उसके रीजन, कोज यानी रीजन के बारे में भी हम लोग स्टडी करते हैं। और एक होता है डायनेमिक्स, डायनेमिक होता है फोर्स और फोर्स के इफेक्ट बारे में पढ़ते हैं जब वो डायनेमिक मोशन में रहता है। तो ये बेसिकली किसका बात कर रहा है यहाँ पे, अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि सर इसका करेक्ट आंसर आपके हिसाब से होना चाहिए सी नंबर। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका डियर, या आपका होना चाहिए सी ही होगा। चलिए डियर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्हीकल है, एक गाड़ी है जिसका मास दिया गया है, वजन दिया गया है, ठीक है, द्रव्यमान दिया गया है। कितना दिया गया मास सर, सर दिया गया 1200 kg, ठीक है सर। इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ दिस मच, इतना स्पीड से गाड़ी चल रहा है, इतना वजन समझो ट्रक टाइप का है, काफ़ी हेवी वेट का है ना, 1200 1200 किलो, कोई बड़ा भी नहीं होता है, समझ लो कोई व्हीकल उसका इतना है, और इतना किलोमीटर से वो रफ्तार से जा रहा है, अच्छा खासा किलोमीटर 72 होता है। तो इसमें स्पीड कितना दिया गया भाई, तो स्पीड दिया गया 72 किलोमीटर, हर एक घंटा में 72 किलोमीटर की स्पीड से वो चल रहा है। तो बोल रहा बताइए अमाउंट ऑफ एनर्जी टू बी ऑब्जर्व बाय द ब्रेक टू स्टॉप द व्हीकल। अब मेरा बात समझिए, एकदम समझना मेरी बात, ये बॉडी क्या कर रहा है, ये जो मैं इसको कार इस तरह करके बना देता हूं, इस तरह करके कार, ओहो क्या गंदा कार है ये है, हाँ भाई साहब में पीछे डिपर है, ये इसका व्हील्स है, ये इतना स्पीड से चल रहा है और इतना मास है इसका। एक चीज मुझे बताइए, यानी ये गति सर गति में है, यानी कि कौन सा एनर्जी का यहाँ पे बात किया जा रहा है, बोला ना अमाउंट ऑफ एनर्जी। पहले बताओ कोई बॉडी अगर मोशन में है तो कौन सा गति लगेगा, पोटेंशियल या काइनेटिक में बता चुका हूँ, तो आप बोलेगा सर काइनेटिक एनर्जी लगेगा, कौन सा, हाफ mv² वाला सर, हाँ हाफ m माने मास और v मतलब कितना वेलोसिटी इसका है, v², यही तो लग रहा है ना, हाँ सर ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी टू बी एब्जॉर्ब, कितना एनर्जी लगेगा टू स्टॉप दिस, ब्रेक लगा के अगर इसको रोकना चाहता है। एक चीज बताइए, इसका पूरा का पूरा जितना भी काइनेटिक एनर्जी के चलते ये चल रहा है ना, ये पूरा जीरो करना पड़ेगा तभी तो रुकेगा। गाड़ी कब रुकेगा, जब सर वेलोसिटी मेरा जीरो होगा, यानी वेलोसिटी कब जीरो होगा, या जैसे मैं यहाँ पे जीरो वैल्यू पुट करता हूँ तो पूरा का पूरा वैल्यू जीरो हो जा रहा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पूरा रोकना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी पूरा हमको जीरो करना पड़ेगा।
बिना बात समझ आए कि नहीं। मोशन को जब तक रोकेंगे नहीं तभी तो ब्रेक लगेगा नहीं। और मोशन क्यों हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी के चलते, यानी वो जीरो होना चाहिए। यानी सिंपल ये कह रहा है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मुझे जीरो करना है, बस यही आपसे पूछा गया है। तो अब बताइए इस क्वेश्चन को आप लोग लगा सकते हो कि नहीं, बताइए फटाफट बताइए कि अब इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं कि भाई साहब हाफ mv² से निकाल दो ना। देखो भाई हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी का बात कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, यही चीज हाफ mv², यही इतने ही जितना लग रहा है उसी को उतना लगाएंगे तब ना अपोजिट रुकेगा। देखो हाफ लग गया, मास कितना कह रहा है डियर, तो मास यहाँ पे था 1200, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा वेलोसिटी कितना था सर, 20 था ना। एक सेकंड, ये मेरा किलोमीटर पर आवर में दिया गया, तो इसको चेंज मुझे करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 72 इंटू मीटर पर सेकंड में आपको पता है ना क्या हो जाता, 5/8, 8 बोल रहा, 18 से हम लोग अगर इसको इंटू करेंगे तो ऑटोमेटिक ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डियर, मैं इसको करके देख लेता हूँ, 72 इंटू 5 डिवाइड बाई 18, तो वी विल गेट 20 मीटर पर सेकंड। अब देखो मीटर पर सेकंड, तो ये किस में आ गया, आपका वेलोसिटी आ गया ये चीज़, दिस इज v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। याद रखना जब भी हम लोग किलोमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो हम लोग करते क्या है, तब हम लोग 5/18 से करते हैं। और जस्ट मैं अगर रिवर्स चलूँ तो रिवर्स करने का मतलब क्या है कि सर जी मैं अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में जाता हूं तो यहाँ पे मुझे इंटू करना पड़ेगा, इंटू ही करो 18/5 से, याद रखिएगा, ठीक है, काम आएगा कैलकुलेशन में। चलिए तो ये चीज़ हो गया ना। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ 20, तो मैं यहाँ पे 20 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर तो हो जाएगा यहाँ पे 1200 इंटू 20 एंड डिवाइड बाई 2। अरे ये तो ऐसे भी कैलकुलेशन हम लोग कर ही लेते हैं ना, झूठ मूठ का कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2400 यानी कि 40, इतना आ जाएगा। और ये किस में आएगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आ जाएगा आपका जूल में, तो इसको किलो जूल में यहाँ पे आंसर दिया गया, किलो जूल में। एक काम करो, किलो यानी कि 3 जीरो को हटा के किलो लगा दो, यानी कि 240 किलो जूल। किलो मीन्स होता है 10⁻³ ना, तो यहाँ पे 10⁻³ 3 जीरो यहाँ से हम लोग इसको हटा दिए, इसके जगह में मेरा किलो आ गया, क्योंकि किलो इक्वल टू होता ही क्या है, किलो इक्वल टू होता है 10⁻³, मतलब ये 10⁻³ अपने अंदर छुपाया, 3 जीरो को छुपा के है, तो 1 जीरो मैंने लिखा और किलो जूल हो गया। यानी कि इतना लगाएंगे एनर्जी तब रुकेगा, क्योंकि एक बॉडी को आप इधर से अगर आप 240 फोर्स लगा के मूव करा रहे हो, तो अगर इस बॉडी को रोकना है, इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है या फिर रोक देना, जीरो लगाना है, तो इधर से भी जस्ट इतना ही लगाना पड़ेगा मुझे एनर्जी, जितना एनर्जी इधर लगा था उतना ही एनर्जी इधर से लगाएंगे या फोर्स लगाएंगे, तभी तो वो जाके रुक जाएगा, तभी तो ये स्टैटिक हो जाएगा, फिर स्टॉप हो जाएगा। तो बस यही क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी बेसिक था। चलो अब बात करते हैं लीवर का। अब देखो दूसरा हम लोग आ गए यहाँ पे सिंपल मशीन और वर्चुअल वर्क जो होता है, उससे हम लोग उस चैप्टर में आ चुके हैं। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर जो लीवर होता है, जो 3 फर्स्ट ऑर्डर लीवर होता है, सेकंड ऑर्डर मशीन होता है सिंपल मशीन, एंड थर्ड ऑर्डर का सिंपल मशीन, तीनों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एग्जांपल पूछा जाएगा कि कोई भी जैसे सीजर, वो किसका एग्जांपल है, या फिर फर्स्ट ऑर्डर में फलक्रम कहाँ होता है, ये सभी चीज़ अगर नहीं समझ आ रहा तो पहले एक काम करते हैं, आप लोगों को थ्योरी बता देते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, समझना। एक होता फर्स्ट क्लास का लीवर, एक होता सेकंड क्लास का लीवर, एक होता थर्ड क्लास का लीवर। अगर मैं बात करूंगा फर्स्ट क्लास का लीवर का, तो इसमें फलक्रम बीच में होता है। अच्छा पहले ये बता देते कि फलक्रम क्या होता है, एफर्ट क्या था, फोर्स क्या होता है, लोड क्या था, फोर्स और लोड। कभी यहाँ पे लोड देगा, कहीं पे यहाँ पे फोर्स बोलेगा, समझो मेरी बात। अगर मैं बात करता हूँ ना डियर, ये फलक्रम, तो फलक्रम कुछ नहीं होता है। आप देखो कभी झूला झूले हो, ठीक है, अगर सीसॉ देखे हो जिसमें बच्चा एक तरफ बैठता है दूसरे तरफ झूलता है, तो बीच में जो होता है ना, जो इसको ऊपर नीचे करता है, उसको फलक्रम कहते हैं। फलक्रम बेसिकली करता क्या है, रिड्यूस करता है मैकेनिकल एडवांटेज आ जाता है इसके चलते, ठीक है। यानी कि अगर आप कम भी लोड लगाओगे ना, तो हेवी लोड को लिफ्ट कर सकते हो। आप समझो मेरी बात, एक बच्ची है, आप जैसे बैठोगे वहाँ पे 70-80 किलो का, और दूसरा वहाँ पे एक बच्चा भी है, वो भी बैठेगा ना, तो आप ऊपर हो जाओगे, है ना। तो कोई हल्का फोर्स लगा के हेवी लोड को हम लोग उठा सकते हैं, ये फलक्रम का काम रहता है, ठीक है। फलक्रम का काम क्या रहता है, हेवी लोड को कम फोर्स लगा के उठाना। तो यहाँ पे बस वही चीज़ आता है, फलक्रम जिसके अराउंड ये मूव करता है, एंड जो एफर्ट होता है, जो इंसान लगाते हैं, जो हम लोग लगाते हैं, यानी कि इंसान नहीं, मतलब जिसके द्वारा किया जा रहा है, जो काम कर रहा है, वो एफर्ट होता है। एंड लोड क्या, जिसको आप लिफ्ट कर रहे हो। और अब ये लिफ्ट कोई सामान हो सकता है, आप खुद, आपको अगर मैं लिफ्ट करूँगा, जैसे हम लोग 2 इंसान हो गए,
आप मेरे सामने बैठे हो, आपको मैं लिफ्ट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए आप लोड हो गए और हम एफर्ट हो गए, क्योंकि हम एफर्ट लगा रहे हैं अपने हाथ से या पैर से या बैठ के लगा रहे हैं, तो क्या होगा, एफर्ट हो गया। और जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है वो मेरा फलक्रम हो गया। गॉट इट माय पॉइंट। अब क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज पाने के लिए, मैकेनिकल एडवांटेज पाने के लिए, मतलब कम फोर्स लगाकर ज़्यादा लिफ्ट करें। जैसे स्क्रू जैक, बड़ा से बड़ा गाड़ी जब टायर पंचर हो जाता है तो स्क्रू जैक की हेल्प से हम लोग उतना बड़ा व्हीकल को उठा लेते हैं। और नॉर्मल आप देखो तो एक गाड़ी को उठाने के लिए 10 आदमी आ जाए तब जाकर उठेगा नहीं ट्रक, लेकिन स्क्रू जैक से वो लिफ्ट कर जाता है। क्यों? वहाँ पे कम फोर्स लगा के हेवी वेट को उठाया जा रहा है। यही काम रहता है मेरा आपका लीवर का काम। ये लीवर का काम ही यही है कि कम फोर्स लगा के ज़्यादा वेट को उठाना। तो ये चीज़ किया जाता है अलग अलग जगहों पे शिफ्ट करके, कभी फोर्स कहीं लगा रहे हैं, एफर्ट कहीं लगा रहे हैं, फलक्रम को कहीं और से शिफ्ट कर दिए, और अलग अलग चीज़ जो है जो एवरीडे लाइफ में देखने को मिलता है। अब फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है, सब में बीच में मेरा फलक्रम आता है। समय में बीच में बात करूंगा, बीच में क्या आता है, मेरा फलक्रम आता है, और एक तरफ एफर्ट एक तरफ लोड, किधर भी रखो कोई दिक्कत नहीं है। इसका एग्जाम्पल देखो, सीजर, कैंची जो होता है, कैंची में ध्यान रखना बीच में फलक्रम है कि नहीं, बिल्कुल सर फलक्रम है। इसके अबाउट रोटेट मेरा करता है। और अब मैं बात करूंगा लोड का। लोड जहां पे हम लोग कट कर रहे हैं ना, जो यहाँ कट कर रहे हैं, जैसे मान ली यहाँ पे हम लोग पेपर यहाँ पे रख दिए और इस पेपर को मुझे कट करना है, या फिर कोई भी चीज़ यहाँ पे रख देंगे इस तरह करके, उसको बॉल रख दिए और इस बॉल को हम लोग कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कट कर रहा हूँ, इट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, लोड मेरा है या फिर फोर्स है जो यहाँ पे लगाया जा रहा है। ठीक है, नहीं यहाँ पे एक काम करेंगे, लोड ही देना बेटर रहेगा। लोड है यहाँ पे, उसको कट कर रहे हैं। एफर्ट हाथ से हम लोग ऐसे कैंची चला रहे हैं, तो एफर्ट तो यहाँ लगाया जा रहा है ना, एफर्ट आपके द्वारा एफर्ट लगाया, तो एफर्ट यहाँ हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एफर्ट मैंने लगाया और यहाँ पे फलक्रम है। ठीक है, यहाँ क्या मेरा बीच में फलक्रम है और वहाँ लोड है। तो फर्स्ट टाइप ये हो गया सीजर, इसका एग्जाम्पल, मतलब सीजर एग्जाम्पल हो गया। सीसो, झूला, ये जो बीच में रख के जो शीशो इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, हम लोग हमेशा बचपन में खेला करते थे, अभी भी है। ये बेसिकली जो शीशो है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लीवर, फर्स्ट ऑर्डर या फिर फर्स्ट क्लास लीवर। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको, या मैं लिख देता हूं, दिस इज द सीजर एंड दिस इज शीशो। ठीक है, बात करते हैं हम लोग सेकंड ऑर्डर या फिर सेकंड क्लास लीवर का। इसमें क्या करते हैं डियर, लोड को हम लोग बीच में रख देते हैं। इसमें फलक्रम बीच में था ना, इसमें हम लोग लोड को बीच में रख देते हैं। किसको लोड बीच में रख दिए, लोड को, और बाकी एफर्ट आप इधर या इधर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट बीच में क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। अब इसका क्या एग्जांपल है, जैसे देखो यहाँ पे नट क्रैकर, यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे नट क्रैकर, जो आप देखे होंगे ना, जो सुपारी वगैरह बनाता है, पान बनाता है, वहाँ पे आप दुकान में देखोगे बीच में सुपारी को तोड़ने के लिए इस तरह का नट क्रैकर का यूज़ करता है। अच्छा, और एक एग्जांपल है, आप शरबत बनाते हो ना, तो शरबत बनाने के लिए भी इस तरह करके जो है नींबू वाला रहता है, जिसमें आप नींबू गाड़ते हो। ठीक है, ऐसे ही कुछ रहता है, सिंपल इस तरह का रहता है, ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, ऐसा कुछ रहता है, बीच में हम लोग नींबू डाल देते हैं, ऐसे गाड़ते हैं शरबत वरबत बनाने के लिए। तो इन दोनों में आप क्या देखते हो, लोड देखो बीच में है, क्योंकि नींबू या फिर नट जो बीच में है, तो यहाँ बीच में हो गया क्या, मेरा लोड हो गया बीच में क्या हो गया, मेरा लोड। एंड एफर्ट हम लोग किधर लगा रहे हैं, देखो यहाँ पे फलक्रम आपका इधर आ गया, इसमें फलक्रम इधर है, कोई दिक्कत नहीं है। फलक्रम किधर आ गया आपका, यहाँ फलक्रम हो गया, फलक्रम, तो कोई नहीं, फलक्रम किधर भी रहे और एफर्ट हम लोग इधर लगा रहे हैं। ध्यान देखना, यहाँ पे फलक्रम यहाँ पे है, लेकिन इस साइड में फलक्रम यहाँ पे है, मतलब फलक्रम किधर भी शिफ्ट कर सकता है, एफर्ट का इधर भी शिफ्ट करे। इंपॉर्टेंट बीच है कि लोड हमेशा बीच में होना चाहिए। जैसे नींबू वाला में देखो, बीच में हम लोग यहाँ पे रख देते हैं नींबू। ठीक है, यहाँ मैंने रख दिया लेमन, रख दिया लेमन, रख के हम लोग यहाँ पे एफर्ट लगाते हैं, और यहाँ पे जिसके अबाउट ये मूव कर रहा है, ऊपर नीचे ऐसे करके खुलता है, ऐसे खुलता है, तो एफर्ट इसके अबाउट घूम रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे फलक्रम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड क्लास का लीवर। तो समझ गए। अब बात करते हैं थर्ड का। थर्ड में हम लोग इंसान का हाथ आता है, इसे हमेशा याद रखना है। इसमें बीच में मेरा एफर्ट आता है, बीच में हम लोग एफर्ट लगाते हैं, मतलब हम लोग जो एफर्ट लगा रहा है, कोई भी जो काम करना चाह रहा है वो बीच में अगर लगा रहा है, तो वो एग्जाम्पल होता है थर्ड ऑर्डर लीवर या फिर थर्ड क्लास लीवर का। और बाकी अगल बगल एक तरफ फलक्रम रहेगा, एक तरफ आपका लोड रहेगा। देखो समझो कैसे, हाथ का बात करते हैं। मैं अगर इस हैंड को थोड़ा मैं बड़ा करके यहाँ समझाता हूँ, यहाँ मैं थोड़ा सा बड़ा कर लिया इतना, चलो ठीक है। एंड ये सभी चीज़ को पहले तो मैं रिमूव कर देता हूँ। देखो यहाँ से, क्यों सर इसमें मैं बोल रहा हूँ यहाँ से, डियर अपना हाथ को थोड़ा सा देखिए। आप जब हाथ में कुछ भी चीज़ों को उठाते हैं तो आपने कभी ये चीज़ ध्यान रखा है कि फलक्रम जो है ये बेसिकली घुटना नहीं, यहाँ पे मैं चीज़ को यहाँ पे उठा रहा हूँ, मेरे तरफ देखिए यहाँ पे ऐसे करके उठा रहा हूँ, ऐसे उठा रहा हूँ, तो ये मूव कहाँ कर रहा है, मेरा यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे देखो जो आपका आर्म है, एल्बो है, ये फलक्रम का काम कर रहा है, ये मेरा फलक्रम का काम कर रहा है। ठीक है, ये मेरा किसका काम कर रहा है, मेरा फलक्रम का काम कर रहा है, मेरा एल्बो।
एल्बो यहाँ पे जो जॉइंट है, जो जॉइंट रोटेट कर रहा है, इट मीन्स फलक्रम मेरा कोना में हो गया, एक साइड में हो गया। अच्छा, अगर मैं बात करूँ लोड जिसको उठा रहे हैं, मेरा हैंड में है मेरा पेन, या हैंड में है मेरा ये आपका ब्रिक या कुछ भी पत्थर स्टोन ले लिए या कैल्सी ले लिए, तो लोड तो मेरा हैंड में है, तो लोड मेरा कहाँ हो गया, हैंड में आ गया, हाथ में मेरा है। एफर्ट मसल्स में, इस मसल्स में जोर पड़ता है, ध्यान से पकड़िए इस तरह करके और हैवी को उठाइए तो आपको लगेगा यहाँ पे जोर पड़ रहा है बीच में। इट मीन्स मेरा एफर्ट कहाँ लगा रहे हैं, एफर्ट जो हम लोग लगा रहे हैं वो सेंटर में लगा रहे हैं। तो बस एफर्ट जब बीच में लगता है तो उसको हम लोग थर्ड क्लास लीवर या फिर थर्ड ऑर्डर का लीवर कहते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, आपसे जो है वो एग्जाम में पूछेगा इन सभी का एग्जाम्पल, बोल देगा कि फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास या सॉरी थर्ड क्लास का जो है वो आपका लोड कहाँ रहता है, एफर्ट कहाँ रहता है, ये सभी पूछ देगा। या फिर एग्जाम्पल आपको पूछेगा कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और आपका थर्ड क्लास लीवर का एग्जाम्पल क्या क्या होता है। चलो क्लियर हो गया कि नहीं, चलिए बात करते हैं यहाँ पे। इन द सिंपल लीवर ऑफ थर्ड ऑर्डर द पोजिशन ऑफ द एफर्ट, लोड एंड फलक्रम। देखो थर्ड ऑर्डर, अभी जस्ट मैंने कहा था थर्ड में क्या एफर्ट बीच में था ना, यही ध्यान रखना, बीच में एफर्ट। ऐसा एक एग्जाम्पल कैसे आप याद रखोगे, ट्रिक में बताता हूँ। सबसे पहले बीच में क्या एफ है ना, एफ, और फिर क्या था यहाँ पे एल, और यहाँ पे क्या था ई, एफ एल ई। तो फ्लाई होता है ना, फ्लाई से याद रख सकते हो, हम लोग भी इसी तरह याद किए थे, एफ एल वाई। हर चीज़ को रटो नहीं, एफ एल वाई तो वाई मत रखना, एफ एल ई फ्लाई, इससे पकड़ लोगे कि एफ एल वाई होता, वाई तो कुछ होता नहीं है। तो सर एफ से तो मेरा फलक्रम होगा, है ना, और एल से मेरा लोड होगा, और ई से मेरा एफर्ट होगा। तो ऑब्वियसली आता है वाई से कुछ होता नहीं है, तो ई एक बचा, तो एफ एल वाई, फ्लाई से याद रखना, फ्लाई। और ये फ्लाई से क्या रखोगे, फ्लाई से एक सेकंड में यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्लाई या फिर एफ एल ई से ही रखना है, एफ एल ई फ्लाई, इस तरह करके। और ये पहला हो गया, फर्स्ट टाइप हो गया, ये सेकंड क्लास हो गया लीवर, और ये आपका थर्ड क्लास लीवर हो गया। और सब जो है वो बीच वाला चीज़ है, मतलब ये जो एफ है, एफ फॉर फलक्रम, वो पहला वाले के बीच में है। ये एफ से एल क्या है मेरा सर, इस भी लोड है मेरा है, जो सेकंड क्लास का वो बीच में है। और ये क्या सर, एफर्ट है जो थर्ड में बीच में है, इसे याद रखें। अब कोई भी जब आप फिगर देखोगे ना, ऑटोमेटिक पकड़ लोगे कि कहाँ पे है, कोई कौन सा बीच में, आप डायरेक्ट वही चीज़ देखना। जैसे मैं सीजर देखता हूँ, ठीक है, आपको नहीं पता कि सीजर किसका एग्जाम्पल है, तो आपने यहाँ पे क्या देखा, सीजर आप देख रहे हो, एक सेकंड, सीजर आपने देखा, तो सीजर में क्या देख रहे हैं सर जी, सीजर में बीच में मेरा क्या सर, फलक्रम है, एफ बीच में है, तो याद करो फ्लाई, तो सर एफ एल ई वाई के जगह में, तो सर एफ ये किस में आ रहा है, पहला वाला में, तो फर्स्ट क्लास हो गया, सिंपल है ना। नेट कर कर देखेंगे तो सर एल है यहाँ पे, तो एफ एल ई बीच में आ रहा है, तो ई हो गया आंसर। बस इस तरीके से कर सकते हो। तो थर्ड में यहाँ पे कहा गया ना, तो थर्ड वाला में देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द एफर्ट ऑन द लोड और इक्वी डिस्टेंस, नहीं, बिना लोड इज द बिटवीन द फलक्रम, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हो, डी हो जाएगा। देखो एफर्ट हो रहा है बीच में, ये इंपॉर्टेंट था, बाकी फलक्रम अलग अलग साइड में रहेगा, इट्स ओके। तो यहाँ पे आप लोग बस बीच वाला पकड़ना और आंसर आपको लगाना। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 24, डैश इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी किसका प्रोडक्ट होता, क्या कोई मुझे बता पाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मेरा सी नंबर, मोमेंटम, पी से लिखते हैं, पी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, पी इंटू मास इंटू वेलोसिटी। और इसका यूनिट भी याद रखना है, ये केजी आ जाएगा, और वेलोसिटी है ना मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। क्या हो जाता है? मोमेंटम। ये चीज़ मेरा हो जाता है, ध्यान रखना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, एक सेकंड, हम लोग का न्यू यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे आ गया था, इम्पल्स मोमेंटम एंड कोलिजन आ गया था, इसीलिए मुझे लगा ही इम्पल्स मोमेंटम एंड कोलिजन यहाँ पे आ चुका, तो उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं। प्लेनेटरी मोशन, ठीक है, देखो प्लेनेट से रिलेटेड एक मोशन दिया गया था, मुझे साइंटिस्ट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उनके लिए ये मतलब कहा गया था कि क्या होता है कि पहली बात जो प्लेनेट है, सारे के सारे प्लेनेट है वो मेरा इलिप्टिकली ऑर्बिट में मूव करते हैं। क्या करते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव किया जाता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है, मतलब इस तरह से मूव करता है, अंडाकार जैसा मूव करता है। आप देखते हो ना, जो जितने प्लेनेट है ना, सब मेरा सन के अबाउट, ये सन मेरा अगर है, एक सेकंड, ये अगर मैं बना दूं यहाँ पे सन आप लोग के लिए बड़ा मस्त टाइप से, ये मेरा अगर सन है, ये अगर मेरा क्या है, सन है, तो जितने भी आपका जैसे हमारा ये कुछ कोई भी प्लेनेट है, सब का सब ये मेरा अलग अलग प्लेनेट है, तो जितने भी प्लेनेट है ना, ये इसके और चारों ओर इलिप्टिकली मूव करते हैं, इस टाइप से मूव किया जाता है, ठीक है, ऐसे मूव किया जाता है, ऐसे सब मूव करता है, ऐसे सब मूव करता है, इलिप्टिकली मूव करता है। और क्या स्टेटमेंट कहता है इसमें? स्टेटमेंट इसमें और ये कहता है मेरा, एक सेकंड, इलिप्टिकली ऑर्बिट में मूव करता है, और इसके साथ साथ सन जो होता है वो सेंटर में रहता है। सन कहाँ रहता है मेरा? सन जो है वो मेरा
फोकस, फोकस मतलब और सेंटर में रहता है, सिंपल सा लॉजिक है, सेंटर में रहता है। और एक चीज़, इससे और एक चीज़ पता चलता है कि जो डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते हुए रहता है। क्योंकि देखो अगर मेरा बीच में सन है और मेरा अर्थ है और ये ऐसे मूव करेगा तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ रहेगा तो इसके बीच में डिस्टेंस कुछ और रहेगा, यहाँ रहेगा तो डिस्टेंस कुछ और रहेगा, यहाँ रहेगा तो डिस्टेंस कुछ और रहेगा। तो कॉन्स्टेंटली हर टाइम पे वो क्या कर रहा है, मेरा चेंजिंग करते हुए जा रहा है, हमेशा वो चेंज करते रहा। जैसे जैसे वो चारों ओर घूम रहा है ना, वैसे वैसे उसका जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, सन और अर्थ के बीच में, वो चेंज होते रह रहा है। और पहला क्या बोले कि सन जो है वो सेंटर में रहता है और इलेप्टिकली सारे ऑर्बिट उसके और चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये मेरा कहा था, और कुछ स्टेटमेंट मैं आप लोग को खाली बता देता हूँ, याद रहेगा जब मैं आप लोगों को डिटेल वाइज पढ़ाऊंगा। वैसे डिटेल ही बता रहा हूँ, ऐसा कोई चीज़ यहाँ पे छोड़ नहीं रहा हूँ। और सुनो क्या है, ये कहता है मेरा प्लेनेटरी मोशन मेरा क्या कहता है, मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ कि जो भी एंगुलर मोशन होता है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट, ये मेरा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन जो मेरा लीनियर मोमेंटम होता है वो मेरा कांस्टेंट नहीं होता है, लीनियर मोमेंटम मेरा कांस्टेंट नहीं होता है। बस ये दोनों चीज को ध्यान रखना है, डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि ये बोलेंगे अगर हम लोग नेट टॉर्क ऑन प्लेनेट इज इक्वल टू 0 एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, ये तीनों चीज को ध्यान रखना है। तो प्लेनेटरी मोशन में आप समझ गए होंगे क्या क्या मैंने कहा। सर जी सेंटर मेरा था, सन मेरा, अर्थ, जितने भी प्लेनेट है वो सभी उसके चारों ओर इलिप्टिकली रोटेट करते हुए रहते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा जो डिस्टेंस रहता है सन और अर्थ के बीच में या फिर किसी भी प्लेनेट के बीच में, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते हुए रहता है। और मैंने क्या कहा कि भाई इसमें एंगुलर मोमेंटम जो है ना वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहता है। यानी कि अगर टॉर्क में फाइंड आउट करो प्लेनेट का, किसी भी प्लेनेट का, तो इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये चेंज होते हुए रहा ना। और देखो लीनियर मोमेंटम फिर कॉन्स्टेंट है, इट मीन्स टॉर्क कहीं से भी निकालेंगे तो मेरा हर पॉइंट पे मेरा 0 रहेगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे देखो कहा गया क्या, यहाँ पे इन प्लेनेटरी मोशन द टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम 0, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इज रिमेन कांस्टेंट। तो सर जी यहाँ पे तो मुझे लग रहा है यही सर करेक्ट होगा, आगे देख लेते हैं। द लीनियर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, डी द टोटल लीनियर मोमेंटम इज 0, नहीं 0 नहीं, एंगुलर मोमेंटम 0 नॉट, ये नॉट कांस्टेंट होगा, ये भी गलत है, गलत है, गलत है, यानी कि यही करेक्ट दिया रहेगा। ठीक है, याद रखना है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है मेरा, कांस्टेंट रहता है, एक ही स्पीड से, स्पीड चेंज नहीं करता, डिस्टेंस चेंज करता है। मैंने कहा डिस्टेंस चेंज होते रहता है, एक ही स्पीड से रोटेट करता है, नहीं तो पता चला कहीं तो और ही निकल गया। अगर मोमेंटम चेंज होगा, लीनियर एंगुलर मोमेंटम जिस घूम रहा है जैसे, है ना, जैसे घूम रहा है, अगर वो चेंज होते रहे ना तब तो भाई साहब कहीं और ही निकल जाएगा, तो वो तो नहीं होता ना। लेकिन लीनियर वाला वो मेरा कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है, चलिए इम्पल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, इम्पल्स होता क्या है, अगर एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए कोई फोर्स लग रहा है ना किसी चीज़ पे, है ना, शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए अगर फोर्स किसी चीज़ में लग रहा है, उसी को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते थे उसको हम लोग, इम्पल्स बोल देते हैं। ठीक है, इम्पल्स क्या होता है, एक फोर्स अप्लाइड होता है ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर ए सर्टन और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। ये चीज़ होता है मेरा इम्पल्स। और इम्पल्स को हम लोग निकालते क्या है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। इम्पल्स को हम लोग निकालते, इधर मैं फोर्स अगर ले लेता हूँ, इधर मैं टाइम ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने क्या कहा शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लगता है। तो मान लो मैंने फोर्स लगा, यहाँ से स्टार्ट करा और फोर्स ऐसे करके लगा ऐसे करके गया, यहाँ से ऐसे कुछ करके गया। ये क्या है, मेरा फोर्स यहाँ तक लगाया गया है, यहाँ तक फोर्स जो है वो अप्लाई किया गया है। ये फोर्स का ग्राफ है। और ये T1 टाइम जब स्टार्ट लगा था और T2 टाइम जब खत्म हो गया, एक सीमित टाइम के लिए लगा मेरा फोर्स। ये इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इम्पल्स का अगर बात करेंगे तो सडन कोई फोर्स आपके हाथ में लगेगा तो जोर का चोट रहता है, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर्स लगता है, उसी वही मेरा होता है इम्पल्स। यानी कि इसके बीच में मेरा क्या निकलेगा, डेल्टी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, मेरा डेल्टी निकल जाएगा। तो इम्पल्स अगर निकालेंगे तो फोर्स इनटू डेल्टी, यानी कि बोल सकते हो चेंज इन टाइम। तो ये बेसिकली देखो, इससे हम लोग इम्पल्स निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे फोर्स है और टाइम है, इसके बीच का डायग्राम से, तो वेलोसिटी टाइम डायग्राम, फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, फोर्स टाइम, तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। 26 का क्या होगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ आया कि नहीं यहाँ से करेक्ट बात। शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम लोग इम्पल्स कहते हैं।
यही रीजन होता है कि क्रिकेटर जब बॉल को पकड़ता तो पीछे की ओर खींचता है। यही रीजन होता है कि जो एथलीट्स रहता है वो बालू में कूदता है, या फिर जब आप छलांग लगाते हो छत से कभी और ज़मीन पे या पत्थर पे आप गिरते हो तो जोर का चोट लगता है, क्योंकि आपका इतना बड़ा मास है, तो वो जो फोर्स है ना वो थोड़ा टाइम के लिए लगता है ना, काफ़ी इंपैक्ट लगता है, चोट लगता है। उसी तरह एथलीट अगर बालू नहीं डालेगा तो जंप करेगा ना, हाई जंप, ठीक है, लॉन्ग जंप का मैं बात करूँ, लॉन्ग जंप का छलांग जो लगाता है, तो उसमें अगर बालू नहीं रहेगा, मिट्टी नहीं रहेगा तो चोट लगेगा शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में। तो उसी टाइम को बढ़ाने के लिए वहाँ पे बालू डाला जाता ताकि टाइम थोड़ा ये बढ़ जाए, क्योंकि टाइम अगर बढ़ेगा तो जो फोर्स है, जिस इंपल्स है वो थोड़ा घट जाएगा तो कम चोट लगेगा। सिमिलरली जो क्रिकेटर बॉल पकड़ता है तो बॉल कैच करने के बाद पीछे की ओर लाता है। कभी आप कैच करना ऐसे रुक के पता चलेगा आपका फट गया हाथ, क्योंकि हम लोग जब बचपन में खेलते थे, मुझे याद है मेरा खुद जो मेरा एक भतीजा रहा करता था, तो वो क्या करता, हम लोग खेलने जाते, काफ़ी हमको मज़ा आता था खेलने में, तो हम लोग क्या करते थे, हमेशा वो बहुत अच्छा ड्राइव, बेसिकली वो वन ऑफ द बेस्ट, मुझे लग रहा है वो अगर अंडर 19 तक चल जाता या क्रिकेट लेवल में तो काफ़ी अच्छा नाम कमाता। वो हम लोग का बेस्ट ऑलराउंडर था आसपास का, हम लोग का वो अच्छा खासा उसका फिजिक्स वगैरह भी था, मतलब काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखता था अपना बॉडी में, कभी भी कैच को छोड़ता नहीं था, वो हमेशा कीपर रहता था ड्राइव करके, तो ड्राइव करके कैच पकड़ता था। तो ऑब्वियसली बात है वो ड्राइव कर रहा ना पीछे, अगर मान लो कोई शॉट किया स्लीप में और कट करके गया तो ड्राइव करके कैच पकड़ा, अब ड्राइव करके कैच पकड़ा था तो उसको पकड़ के पीछे खींचने का टाइम नहीं मिलता है, छलांग लगाया तो सडन चोट पड़ता है। और जैसे मैं फास्ट बॉलर था तो हमेशा मैं ओपनिंग बॉलिंग करता था, फिर कोई भी फास्ट बॉलिंग अगर कर रहा है और अचानक स्लिप में कैच पकड़ा तो चोट लग सकता था। बिकॉज क्रिकेटर को क्यों नहीं लगता, फिर भी लगता, धोनी वगैरह को आप देखिएगा, लेकिन लोग डबल दस्ताना पहने हुए रहता है, ग्लव्स जो है डबल रहता है, एक अंदर में रहता है एक बाहर में एक रहता है, तो दोनों ग्लव्स रहता है तब जाकर चोट नहीं आता है। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? तो उसका यहाँ से जो हाथ है ना वो फट गया था, दो बार, एक बार नहीं, एक बार फट गया था। लेकिन हम लोग जब भी कोई टूर्नामेंट होता था, बड़ा टूर्नामेंट, तो उसको लेके जरूर जाते थे, क्योंकि हम लोग को पता था कि उतना अच्छा क्रिकेटर वही 2-3 विकेट ले लेता था। तो उसके चलते और एक बार यहाँ फट गया था, पूरा अलग हो गया था। क्यों? इसी इम्पल्स के चलते, क्योंकि जो फोर्स होता है ना वो काफ़ी हाई वेलोसिटी जा रहा है, समझ रहे हो ना, काइनेटिक एनर्जी ना, काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। तो मास तो बॉल का कम रहता है, लेकिन हायर जितना वेलोसिटी बढ़ते जाएगा उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, तो इतना हाई एनर्जी था और उसने क्या करा, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए ला, उतना एनर्जी एकदम छोटा टाइम पीरियड के लिए, उसने पीछे भी नहीं खींचा, डायरेक्ट गया, तो इम्पैक्ट किया हाथ पे और उसका फाड़ दिया, यहाँ पे फट गया था। तो ऑपरेशन कराने के बाद फिर से एक बार हुआ, तो 2 बार हुआ, फिर उसको छोड़ ही दिया। उसके बाद फिर हम लोग तो आगे बढ़ के पढ़ने लगे, तो वो चीज़ें थे। तो वो इम्पल्स होता है, और ये कैसे निकालते हैं, फोर्स एक टाइम के लिए, तो फोर्स डायग्राम से, फोर्स और टाइम डायग्राम से। समझ आया? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए गाइज, अब यहाँ पे आ जाता है मेरा कोलिजन के बारे में, कोलिजन ऑफ इलास्टिक। अच्छा, यहाँ पे आ जाता है 2 तरह का होता है बॉडी, एक होता है कोलिजन 2 तरह का होता है, एक होता है परफेक्ट कोलिजन, एक होता है मतलब परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, एक होता है परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। पहले तो हम लोग वो समझेंगे, ठीक है, परफेक्ट कोलिजन। और पहले ये समझ लेते हैं ना कि क्या होता है मेरा इलास्टिक कोलिजन और एक होता है मेरा इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, देखो डियर, इलास्टिक कहने का मतलब क्या है कि मान लो एक बॉल मेरा है, एक सेकंड, ऐसा मैच मेरा कुछ बॉल है और दूसरा बॉल यहाँ पे आके टकराया तो इसमें आके चिपक गया। समझ लो एक मेरा सेकंड बॉल है जो मैं ब्लू से दिखाता हूँ, इसके आके अंदर चिपक गया, इसके अंदर क्या हो गया, आके चिपक गया, तो ये हो गया मेरा क्या, इलास्टिक कोलिजन। ये क्या हो गया मेरा, इलास्टिक कोलिजन हो गया, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, इलास्टिक कोलिजन हो गया, ये मेरा हो गया इलास्टिक कोलिजन। एंड सेकंड होता है मेरा इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक में क्या होता है, रीबाउंड कर जाता है, टकराने के बाद वो टकरा के भाग जाता है। जैसे कि एक मेरे यहाँ पे बॉल है और दूसरा बॉल यहाँ पे है जो इससे टकराएगा, जो इससे क्या होगा, टकराएगा। तो जब ये बॉल जो है ये इस बॉल से, रेड वाले बॉल से टकराएगा तो डियर यहाँ पे होगा क्या, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ये यहाँ पे था और जैसे ये मान लो ये बिफोर था, ठीक है, टकराने से पहले का है, ये जा रहा है इधर, मूव कर रहा है, और अब देखो टकराने के बाद का मैं सिचुएशन बता रहा हूँ। सिचुएशन ये हो जाता है कि फिर से ये दूर भाग जाता है, टकराने के बाद क्या हो जाता है, ये फिर से दूर भाग जाता है। ये मान लो यहाँ पे था और अब क्या हुआ, ये टकराया, ये कहीं पहले बॉल यहाँ था और ये आके यहाँ से टकराया और टकराने के बाद इधर आ गया, ठीक है, ये टकरा के भाग गया, तो ये होता है इन इलास्टिक।
क्या होता है, इन इलास्टिक होता है। तो दो तरह का होता है। अब इसमें भी इलास्टिक में आ जाता है, एक परफेक्ट इलास्टिक हो जाता है और एक होता है परफेक्ट मतलब परफेक्ट इलास्टिक होता है, उसको मैं बता रहा हूँ। और एक आ जाता है एक मेरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको ई से हम लोग दिखाते हैं। तो एक होता है ई का वैल्यू, एक में आता है 0, ठीक है, एक आ जाता है ई का वैल्यू 1 और एक होता है ई का लेस देन 1। इन तीनों के बारे में बस आपको जानना है क्या होता है। देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ई का वैल्यू जो है वो 0 कब आ जाता है, तो देखो 0 कब आ जाता है, जब भी मेरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 आएगा, जब मेरा टू इन इलास्टिक बॉडी जो है, दो मेरा इन इलास्टिक बॉडी का आपस में कोलिजन होता है, ठीक है, तब आ जाता है मेरा 0 यहाँ पे वैल्यू। अगर मैं बात करूँगा 1 कब होता है सर, 1 होता है जब मेरा परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होता है। क्या मैं बोल रहा हूँ, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और अगर बात करेंगे ई का वैल्यू 1 से कम, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 1 से अगर कम होगा, ये कब होता है, जब मेरा इन इलास्टिक कोलिजन होता है, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। समझ आया कि नहीं, ये चीज है। और अगर मैं बात करूंगा फॉर टू इन इलास्टिक बॉडीज का कोलिजन होगा तो 0 होता है। तो यहां पे कहा गया था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कोलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडी द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई का फॉर द टू इन इलास्टिक बॉडीज, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा करेक्ट आंसर बी, नंबर 27 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, मुझे याद आया। जो इलास्टिक कोलिजन होता है और इन इलास्टिक कोलिजन का कभी कभी काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछता है, तो डियर याद रखना, इसमें कोई भी जो होता है नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी या फिर नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन कोलिजन, किसमें, जब इलास्टिक होता है, इसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। लेकिन अगर मैं इन इलास्टिक कोलिजन का बात करूंगा डियर, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो मेरा चेंज हो जाता है, खत्म तो नहीं होगा, इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो याद रखना, इन इलास्टिक कोलिजन में कुछ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का पार्ट जो है वो मेरा किस में चेंज हो जाता है, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में हो जाता है, ठीक है। इससे जब टक्कर होता है तो चोट लगता है, क्योंकि वो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए, तो ये हो गया मेरा 27। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ साइकिल ऑफ मोशन कंप्लीटेड इन अ यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज, बताइए डियर, ये तो फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। क्या हो जाता है मेरा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बेसिकली वाइब्रेशन अपॉन टाइम हो जाता है। क्या हो जाता है मेरा, वाइब्रेशन अपॉन टाइम, तो ये हो जाता है मेरा फ्रीक्वेंसी। बाकी अगर मैं बात करूँ पीरियड का, पीरियड क्या था, टाइम टेकन बाय द मोशन इन वन रेवोल्यूशन में जितना टाइम लेता है कंप्लीट करने में, बस उसको, यानी कंप्लीट वन रेवोल्यूशन को करने में जितना टाइम लेता है उसको, जैसे समझो ना डियर, ये मेरा हो गया, ऐसे जा रहा है। अब वन कौन सा पार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया, दिस इज कॉल्ड योर पीरियड। क्योंकि ये हाफ को अगर यहाँ लगा देंगे तो देखो सर्कल हो गया पूरा। तो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में जो मेरा जितना टाइम लेता है, दिस इज कॉल्ड योर पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वाइब्रेशन पर टाइम। क्या हो जाता है मेरा, वाइब्रेशन पर टाइम, जिसको हम लोग हर्ट्ज से दिखाते हैं, और ये बेसिकली क्या था, नंबर ऑफ साइकिल, वही बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ साइकिल ऑफ मोशन कंप्लीटेड इन अ यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब समझो मेरी बात, यहाँ से देखो फ्रीक्वेंसी में ही डिपेंड करता है ना कि किसका जो आवाज़ है वो श्रील है और किसका आवाज़, जैसे लड़की का आवाज़ लोग पतला होता है ना और हम लोग का थोड़ा सा मोटा होता, क्यों, इसी फ्रीक्वेंसी के चलते। यही वाइब्रेशन पर टाइम, या फिर बोल सकते हो ये नंबर ऑफ साइकिल, ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल और डिवाइड बाई क्या हो जाता है, इन टाइम। देखो कैसे, ये समझो, ये मान लेते गर्ल्स का बात कर रहे हैं और यहाँ मैंने हम लोग ले लिए, ठीक है। देखो सुरीली क्यों होता है, समझो, आवाज़ पतला क्यों होता है। गर्ल्स देखो बात कैसे करता है, बहुत फास्ट, हेलो गाइस मैं आज जा रही हूँ, इस टाइप से, ठीक है, यानी फास्ट करता है, ऐसे ऐसे दर पूरा स्पीड जाता है ऐसे। अब बात करते हैं वॉइस का, हाँ बताओ यार क्या कर रहे हो तुम, ऐसे जाते हैं हम लोग। अब मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हुआ, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा टाइम ले लेते हैं 1 सेकेंड है टाइम पीरियड, और यहाँ से भी यहाँ तक हम लोग ले लिए 1 ही सेकेंड है, 1 सेकेंड है। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा,
वाइब्रेशन कितना बार ये किया, कंप्लीट साइकिल, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा एक बार, तो ये वो एक, यहाँ से यहाँ तक गया 2, ये 3, 4, 5, 6, लगभग 7 बार, ये 7 बार वाइब्रेशन किया क्या पर सेकंड पे। 1 सेकंड पे 7 टाइम वाइब्रेशन किया, मतलब फ्रीक्वेंसी कितना निकला 7 हर्ट्ज निकल गया, किसका, गर्ल्स का 1 सेकंड पे। अब बात करते हैं बॉयज़ का, तो यहाँ से लेकर 1, फिर 1 यहाँ से हो गया, एंड 1 सेकंड यहाँ 1 होगा, यहाँ तक 1 होगा, ठीक है, ये 1 हो गया, फिर यहाँ तक गया 2 हो गया, फिर यहाँ तक 3 हो गया, ओनली 3 हुआ, ओनली कितना हुआ 3 हुआ, 3 वाइब्रेशन पर सेकंड, 1 सेकंड पे, यानी कि 3 वाइब्रेशन पर सेकंड यानी हर्ट्ज, यानी 3 हर्ट्ज। तो देखो कहाँ पे हम लोग 3 हर्ट्ज निकला, कहाँ पे हमें 7 हर्ट्ज निकला। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन लोग स्पीड, ये टंग में होता है, वो लोग फास्ट बोल पाता क्योंकि उन लोग का फ्रीक्वेंसी हाई होता है, इसीलिए इसी फास्ट फ्रीक्वेंसी के चलते उसका आवाज़ काफ़ी सुरीली होता है, पतला होता है, और हम लोग का थोड़ा मोटा आवाज़ निकलता है। यही रीज़न होता है क्योंकि हम लोग का बहुत ही टाइम लेता है वाइब्रेशन करने में, ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी होता है। चलिए, डैम्पिंग तो आप लोगों को पता है, जो शॉक को एब्जॉर्ब करता है, शॉक को जो एब्जॉर्ब करता है उसी को हम लोग डैम्पिंग कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल अलग ही था, रेजोनेंस भी नहीं था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा फ्रीक्वेंसी। और क्वेश्चन है क्या आज, ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा द वाइब्रेटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ मास 200 kg, स्प्रिंग का स्टिफनेस दिया गया था 80 न्यूटन पर mm, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ सिस्टम इज। आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फाइंड आउट करना। चलिए गाइज बताइए, यहाँ पे देखो नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर कहा जाए ना तो हम लोग निकालते हैं √K/m से, आपको पता होना चाहिए, जिसमें K बेसिकली क्या होता है, स्टीफनेस होता है ना, क्या होता है ये, दिस इज योर कॉल स्टीफनेस, एंड m क्या है, दिस इज कॉल योर मास। तो इसी से हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे 80 दिया गया था, यूनिट में कोई चेंज, यहाँ पे आपको 80 न्यूटन पर mm दिया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, है ना, क्योंकि kg आपका SI यूनिट में दिया गया तो इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कीजिए, तो 80 न्यूटन पर mm। देखो कैसे हम लोग करते हैं ये भी जान लो आप लोग, यहाँ आ जाएगा 80, देखो अब आपको क्या करना, न्यूटन पर मीटर में करना है ना, तो आप क्या जा रहे हो, छोटा से बड़ा की ओर जा रहा हो। मेरा बात समझ रहे हो क्या मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, सर यहाँ पे मैं छोटा से बड़ा कर रहा हूँ, तो जब भी उल्टा करना, अब बड़ा में जा रहे हो ना तो इसको छोटा कर दो। क्या मैंने कहा, बड़ा में जा रहे हो ना, mm छोटा है, mm छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है, तो आप किधर जा रहे हो, बड़ा की ओर जा रहे हो, तो बड़ा की ओर जा रहे हो तो इसको डिवाइड कर दो, अपोजिट, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो डिवाइड मतलब अगर नीचे में करता हूँ 10⁻³ से डिवाइड, तो जस्ट ऊपर चल जाएगा, यानी कि हो जाएगा 80 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। जस्ट इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बोलता कि 80 में है मेरा है न्यूटन पर मीटर, अब इसको हमको करना क्या है, इसको कन्वर्ट करना न्यूटन पर mm में, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़ा से छोटा की ओर जा रहे हैं, तो छोटा की ओर जा रहे हैं ना तो इसको बड़ा कर देंगे, बड़ा माने इंटू कर देंगे, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 80 × मतलब 1 सेकंड, यहाँ पे छोटा जा रहे हैं ना तो छोटा कर रहे हैं तो हम लोग इसको बड़ा कर देंगे, तो इंटू कर देंगे, बस इस तरह से होता है। यहाँ पे समझ आया कि नहीं, बस यही लॉजिक है। चलिए, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, √K स्टिफनेस यहाँ पे कितना दिया गया था, 80 × 10⁻³ एंड मास यहाँ पे तो केजी में दिया गया, यूनिट में ही दिया गया है 200। ये 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, एंड यहाँ से 4 से कट कर सकते हैं इसको हम लोग, 4 पे या 10 पे, और यहाँ पे 5 पे और 2 पे, यानी 2 × 10⁻³ डिवाइड बाई 5। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे था मेरा √2 × 10⁻³, ठीक है, एंड डिवाइड बाय आ जाएगा मेरा 5, और यू विल गेट, यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे देख लेते हैं 20 है बिल्कुल, तो 20 यहाँ पे आ गया मेरा, 20 आ जाएगा यहाँ पे क्या, रेडियन पर सेकंड में, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 20 आंसर। चलिए गाइज, आज का यहाँ पे क्लास हो गया हम लोग का ख़त्म, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। इसी तरह हम लोग डिटेल वाइज सॉल्यूशन में आप लोग को बताऊंगा, थ्योरी भी बताते चलूँगा कुछ इंपॉर्टेंट, और उस क्वेश्चन से अगर और कोई क्वेश्चन बनता है जिससे क्वेश्चन पूछ सकता है HPCL में, वो भी मैं डिस्कस करूँगा, बाकी प्रीवियस ईयर तो कर ही रहा हूँ। एंड आज मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है वो कंप्लीट हो गया। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है यहाँ पे कंप्लीट हम लोग का हो जाता है। हम लोग कल जो स्टार्ट, यानी इसके बाद जो आपका क्लास आएगा वो एक अदर सब्जेक्ट का रहेगा, और मैं आपको पहला वीडियो में ही बता दिया हूँ, पहला लेक्चर में ही, कि जो इंजीनियरिंग मतलब जो भी मैं HPCL का क्वेश्चन को उठाया हूँ, लगभग मैं 400+ क्वेश्चन को यहाँ पे सिलेक्ट करा हूँ। तो जो अलग अलग शिफ्ट का लिया हूँ, अलग अलग ईयर का लिया हूँ, लगभग 4 अलग अलग में शिफ्ट और ईयर का लिया हूँ, तो उन सब से मिला के 400 मुझे क्वेश्चन मिला है। तो उसमें से मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कंप्लीट कर दिया।
अब जो आने वाला है हम लोग डिस्कस करेंगे कोई अदर एक सब्जेक्ट का जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते, अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन आपका चाहिए, कोई आप लोग को डाउट है, कुछ भी तरह का आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप लोग को रिप्लाई करूंगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग करते नहीं हो सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए, करते बहुत कम है, 90% दिखाया जाता है कि किया नहीं गया, ओनली 10% लड़का सब्सक्राइब किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।